नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव आज खत्म हो गया है। अब इंतजार है 4 जून के नतीजों का, लेकिन उसके पहले इंडिया न्यूज ने एग्जिट पोल किया है, जिसमें देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें और इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीट पर बीजेपी तो एक सीट पर कांग्रेस की जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है, और वो एक सीट है छिंदवाड़ा, जहां से कि नकुल नाथ चुनाव लड़े हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं तो प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी तो सिर्फ एक सीट पर कोरबा कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल के अनुमान हैं, नतीजे तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। कुलभूषण सक्सेना जो कि भोपाल से हैं, रायपुर हम चलेंगे। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक जो कि रायपुर के छत्तीसगढ़ की कई लोकसभा सीटों पर पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और पता भी किया, ये जानने की कोशिश की कि आखिर वहां का चुनावी मिजाज क्या कहता है। कुलभूषण जो कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, मुद्दों के जरिए चर्चा की, और हमने उसी आधार पर ओपिनियन पोल भी दिखाया, और ओपिनियन पोल के बाद अब बारी एग्जिट पोल की है। सबसे पहले मैं भोपाल चलूंगा। बड़ा राज्य है, 29 बीजेपी की लोकसभा की सीटें हैं, और 29 सीटों के साथ जो हमारा अपना एग्जिट पोल है 29 सीटों में से, क्योंकि देश में करीब 371 सीटें, 350 315 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं और बाकी की सीट एनडीए को मिल रही हैं। यानी कि ये आंकड़ा ये आंकड़ा कुलभूषण पहुंचता है करीब 371 सीटों के पास, यानी कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो जितनी सीटें पहले थी, यानी कि 28 सीटें जो पहले थी, अभी भी 28 सीटें नजर आ रही हैं। एक सीट कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और वो सीट है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के तमाम सियासत से जुड़े लोग क्या मानते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क के एग्जिट पोल की बात करें तो जो आंकड़े इंडिया न्यूज लगातार दिखाता हुआ नजर आ रहा है, हमने ठीक विधानसभा चुनाव में भी यही आंकड़े आम जनता के सामने रखे थे। और मनोज जी, जब हमने ये देखा कि हम जनता के बीच गए, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका कितना असर देखने को मिला, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लाडली बहना ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया, हालांकि हम ये कह सकते कि ठीक 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, और इन लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम रहा है। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर में मौसम की भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट पोल के साथ साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और बारिश भी जो है भोपाल में शुरू हो चुकी है। तो एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था, मध्य प्रदेश में जो लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम बीजेपी के संगठन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार हम छिंदवाड़ा की भी सीट जीतेंगे। एक कदम की दूरी पर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी ताकत है बीजेपी के संगठन ने और सरकार ने, वो छिंदवाड़ा में झोंकी। अमित शाह से लेके जेपी नड्डा, ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं ने रोड शो किए, जनसभाएं की, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी वो सीट खोती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे के भी कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कई इमोशनल कार्ड जो है छिंदवाड़ा सीट पर खेले गए। लेकिन हम 28 सीटों की बात करते हैं। 28 सीटों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, और शायद उसी का ये असर है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि अभी वक्त है, तमाम प्राइवेट एजेंसी अपने अपने आंकड़े दिखाती हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर,
क्योंकि हमने जनता की नब्ज टटोली है, हमने जनता से, आम जनता से जनहित के मुद्दे पूछे हैं। क्या वाकई में महंगाई का असर था, क्या वाकई में लाडली बहना ने अपना असर दिखाई है, या प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके जो जन कल्याणकारी गरीब योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना असर आम जनता तक पहुंचा है। सबसे बड़ा एक मुद्दा था राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक लहर चली, उस लहर के बाद बीजेपी संगठन ने एक नारा दिया था जोरों शोरों से, अब की बार 400 पार, लेकिन यह नारा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 4 जून को स्थिति कुलभूषण राजनीतिक चुनावी समर में, कुलभूषण चुनावी समर में इस तरह के नारे दिए जाते हैं एक माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए। बीजेपी भी जानती थी कि 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा, लेकिन 400 पार नहीं तो पौने 400 नहीं तो 350 कम से कम सरकार तो आ जाएंगी। ये एक बड़ा संकेत है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पिछली बार कांग्रेस के पास 2 थी, इस बार एग्जिट पोल में कांग्रेस के पास एक ही सीट नजर आ रही है, यानी कि कवासी लंगमा बस्तर से हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भूपेश बघेल चुनाव जीत सकते हैं। कांकेर में भी ये कहा जा सकता कि ये सीट कांग्रेस कांकेर जा सकती है। महासमुंद में एक नया प्रयोग किया गया। अब तक साहू को दिया जाता था टिकट बीजेपी के द्वारा, लेकिन इस बार साहू समाज को ना देते हुए टिकट किसी और को दिया गया। वहां पर भी वो सीट भी बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ क्या कहता है? एग्जिट पोल जो आया है हमारा, क्या वही 10-1 का, या आंकड़ा इधर उधर भी हो सकता है? क्या कह रहे हैं राजनेता? देखिए, 2 चीजें हैं। 10-1 की जो चर्चा की जा रही है, जब से छत्तीसगढ़ बना स्थिति कमोबेश यही रही है, या तो 2 सीटें कांग्रेस के पास गई या तो 1 सीट गई। तो जो स्थिति रहती थी या तो 9-2 की रहती थी या 10-1 की रहती थी। अब जो एग्जिट पोल निकल के आए हैं उसमें स्थिति फिर वही दिख रही है। लेकिन जो यहाँ के चुनावी पंडित हैं छत्तीसगढ़ के, वो ये कह रहे हैं कि इस बार क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये क्लीन स्वीप की चर्चा लगातार इसलिए की जा रही है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी, और सत्ता में वो कहीं दूर दूर तक नहीं थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया और जिस मोदी की गारंटी की बात की गई, क्योंकि हमने तमाम विधानसभाओं तमाम लोकसभाओं का दौरा किया तो वहां पर मोदी की गारंटी का जिक्र था। और जब मोदी की गारंटी का जिक्र था तो सब लोग अब यही कहते फिर रहे हैं कि कुछ सीटों पर टक्कर जरूर है। जिन सीटों का आपने जिक्र किया, चाहे वो बस्तर की सीट हो, चाहे वो कांकेर हो, चाहे वो सीट जांजगीर चांपा की हो, चाहे कोरबा की सीट जो कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, महासमुंद की सीट, ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर टक्कर बहुत कांटे की है। यानी मार्जिन वो रहेगा कि जिस मार्जिन के आधार पर या तो पलड़ा इस पार या तो उस पार। जैसे कांकेर की सीट है, पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी 6000 वोटों से हार गए थे। अब यदि वो 6000 वोटों से हार गए और उसके बाद वो 5 साल एक्टिव रहे, और दूसरी तरफ भोजराम नाग के लिए ये कहा जाता है कि वो तांत्रिक हैं, नींबू काट के चीजों को अपने वश में करते हैं, इस तरह के तमाम आरोप भी लगे। कांकेर का जब हमने दौरा किया तो कांकेर में चर्चा ये होने लग गई कि भोजराम नाग तो किसी काम के नहीं है, लेकिन अब मोदी के चेहरे पे मोदी को देख के वोट देंगे। तो जब इस तरह की चर्चा है और इस तरह की जब चीजें आ रही हैं सामने, तो एक बात तो साफ है कि यदि जो 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही है वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से चर्चा ये की जा रही है कि जो जांजगीर चांपा, क्योंकि 2009 में वहां से लोकसभा का चुनाव शिव डहरिया लड़ चुके हैं, वो सतनामी समाज से आते हैं और वो पूरी की पूरी बेल्ट वही है, और 8 की 8 विधानसभा सीटें जो है जांजगीर चांपा की वो कांग्रेस के पास गई है। चरणदास महंत का गढ़ माना जाता है। इन सब के बीच यदि शिव डहरिया 2009 में चुनाव लड़े और फिर दोबारा वो यहां से चुनाव लड़के अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि 70-75 हजार वोट बीएसपी का कैंडिडेट यदि ले जाता है, जो हर बार उसको मिलता है, यदि वो वोट उससे बढ़ता है तो वहां कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, वो सीट शिफ्ट हो सकती है। दीपक, मैं अपने सहयोगी, मेरे जो सहयोगी हैं प्रोड्यूसर है, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार नीचे जो टैली चलती है जिसमें पूरे देश का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी 371 सीटें हैं, कम से कम उसे चलाते रहें, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक तरह से मिलान होता रहेगा। कुलभूषण सक्सेना, एक बड़ा संकेत इस बात का है, देखिए अगर 371 एग्जिट पोल परिणामों में बदल जाते हैं, जब परिणाम 4 तारीख को आएंगे, तो कुलभूषण जो बड़ा संकेत दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने,
आपको याद होगा कि बड़े बड़े नेताओं को उखाड़कर उन्होंने नए नए चेहरों को आगे किया और चर्चा ये चलने लगी कि इनका नुकसान होगा और लोकसभा की सीटें घट सकती हैं। राजस्थान में जरूर ऐसा हो रहा है। हमारे एग्जिट पोल में राजस्थान में जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि वहां पर करीब 4 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देता हूं कि आखिर आंकड़ा क्या है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई देख रही है, अरुणाचल में 2 सीट, असम में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 10 सीट, दिल्ली में 7 सीट। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर यह कहा जा रहा था कि यहां पर कम से कम दिल्ली में 3 सीट जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल में 7 सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 11, कर्नाटक में 21। कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, बीजेपी के पास 25 हैं, 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। केरला में 2, केरला जिसमें उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में 2 सीट या 1 सीट जीत सकती है, ऐसा अनुमान है। अब मध्य प्रदेश में 28, महाराष्ट्र में 23 सीट। महाराष्ट्र में यह कहा जा रहा था कि जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो बड़ी सेंध लगाएगा यहां पर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो सेंध नहीं लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में 13 सीट, पंजाब में 13 सीट, राजस्थान में 20 सीट। राजस्थान में जो सीटें हैं उनमें 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ तमिलनाडु यानी कि जिसमें उम्मीद नहीं की जा सकती 2 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में 7 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में 65 सीट, उत्तराखंड में 5 सीट, बंगाल में 25, यानी कि पिछली बार 18 है, लेकिन अब यहां पर 18 के साथ साथ 2, 5, 7 और सीटों का फायदा हो रहा है, यानी कि 25 सीट हमारे एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। दमनदीप में 1 और पांडुचेरी में 1। इसके साथ साथ असम जो कि इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के असम में 3 सीट, मेघालय में 1, मणिपुर में 1, नागालैंड एनडीपीपी 1 सीट, बिहार में जो जेडीयू का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की 11 सीट जेडीयू को मिल रही हैं। एलजेपी को 4 सीट मिल रही हैं, 5 पर वो चुनाव लड़ रही है। हम आदमी पार्टी को 8 सीट मिल रही है। झारखंड में जो आजसू है उसको 1 सीट मिल रही है और आरएलडी उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी का है, अजीत सिंह के बेटे, उनको 2 सीट, अपना दल को 2 सीट। शिंदे महाराष्ट्र में जो शिंदे गठबंधन है वो 7 सीटों पर जीत रहा है और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी 4 सीटों पर जीत रही है, आरएसपी 1 सीट पर जीत रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कुलभूषण कि जो बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व ने एक संकेत दिया था कि पुराने नेता आप खाली करो, नए चेहरों को लेकर आओ, तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठने वाले नेताओं को आगे लेके आओ और उन्हें बना दिया। साहब नुकसान होगा, नुकसान तो हुआ नहीं। अब क्या पसीने छूट रहे हैं क्या पुराने नेताओं के, जो आंखें दिखा रहे थे, जो झटका दे रहे थे, जो स्टाइल में अनुमान लगा रहे थे कि इतना नुकसान होगा, उनके चेहरे पर आपको भाव कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, कई बड़े बड़े वादे नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे और अपनी ही पार्टी पर इशारों में हम ये कह सकते हैं कि निशाना साध रहे थे, क्योंकि जैसे हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे ये संकेत दिया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार उनको दिल्ली जाना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचते हैं और वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाऊंगा। हालांकि कई ऐसे बयान हमने विधानसभा चुनाव में भी देखे, लोकसभा चुनाव में भी देखे, तमाम जो बड़े बड़े वादे नेताओं की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में गारंटी ली थी और अब लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी लेते हुए नजर आए, लेकिन इसका कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव ने अपने परिणाम स्पष्ट कर दिए थे। 163 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब 28 सीटों पर एक बार फिर से जो इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 सीटें मिलेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश की 1 सीट खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन को दी गई, लेकिन उस सीट में भी हमने ये देखा कि जो उम्मीदवार की लापरवाही की वजह से वो सीट भी आखिरकार ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से वॉकओवर बीजेपी को दिया गया। अब हम अदर सीटों की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बेल्ट की बात करें या ग्वालियर चंबल भिंड मुरैना की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं 2019 और 2014 में बहुजन समाज पार्टी और सपा का एक वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी स्थितियां नजर नहीं आई। और एक बार फिर से हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे कई आरोप कांग्रेस पार्टी के ही नेता
दबी जुबान हम ये कह सकते हैं, या कैमरे के पीछे वो कहते हुए नजर आते थे कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अदर पार्टी के कोई भी नेता प्रचार प्रसार में जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर नहीं आए। कांग्रेस ने भी कई बड़े बदलाव किए। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद जीतू पटवारी को कमान दी गई। 30 साल बाद युवाओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। अब क्या युवा नेता पर मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करेगी? हालांकि अलग अलग सीटों के अगर हम आकलन की बात करते हैं, क्योंकि भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, भोपाल की बात करें 2019 में धार्मिक कार्ड एक बीजेपी ने खेला था, साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनका हर्ष यह हुआ कि वो 3.5 लाख वोटों से हारे। अब दिग्विजय सिंह राजगढ़ से प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के पहले ही ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। अलग अलग लोकसभा सीटों में कलेक्टर पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निष्पक्ष चुनाव है, तमाम तैयारी निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन आम जनता को वोट डालना है। आम जनता किस पर भरोसा करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गारंटी दी थी, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ गारंटी दी थी कांग्रेस ने भी गारंटी दी थी। आप सही कह रहे कुलभूषण के बीजेपी ने भी, मोदी ने भी गारंटी दी, कांग्रेस ने भी गारंटी दी, और गारंटी अब किसकी सफल होगी ये तो 4 तारीख को पता होगा, लेकिन गारंटी का संकेत जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक विश्वकर्मा जो लगातार भागते रहते हैं और दौड़ते भी रहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते रहते हैं, और कभी कभी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी समझ लेते हैं, और उसी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को समझने के साथ ही उन्हें एक संकेत पकड़ा। अब तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पिछली बार से ज़्यादा एक सीट मिल रही है, नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, कईयों के कमर में दर्द है, कईयों के हाथ पैर में दर्द है, लोगों को पसीना आ रहा है, चेहरे पर शिकन बढ़ गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेता की बात करें दीपक, तो कुछ दिन पहले जो बस्तर के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया था कि ईवीएम का खेला है साहब, चुनाव में गड़बड़ी हो गई है। ये देखिए, कांग्रेस के नेता ये तब कहते हैं जब हाथ से सत्ता खिसक जाती है। जब ये विधानसभा चुनाव जीत के आए थे तब इन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपार सफलता मिली थी, 71 सीटें जीत के आई थी कांग्रेस, तब नहीं कहा। लेकिन जब रिजल्ट इनके खटाई में पड़ गए, मुझे याद है धनेन्द्र साहू थे, अभनपुर से विधायक थे, जब वो बाहर निकल रहे थे जहाँ काउंटिंग हो रही थी, एक लाइन में कह दिया ईवीएम हैक हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जब रिजल्ट एकदम खराब हो गए, जब दीपक बैज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ईवीएम में कुछ तो खेला हो रहा है, और उस खेले को यदि कोई समझता है तो देश के प्रधानमंत्री समझते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समझते हैं। और जहां जहां ईवीएम में खेला हो रहा है वहां देखिए ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि कई बार स्थिति ये होती है ताकि कांग्रेस को कुछ जगह जिता दिया जाए, और उसके बाद जो मेन जगह सत्ता पानी है वहां पर तो हम खेला कर ही लेंगे। तो कांग्रेस की पुरानी नीति है। और जिन दीपक बैज का आप जिक्र कर रहे हैं, दीपक बैज हो गए, यहां तक कि भूपेश बघेल ने भी इस चीज को कह दिया था, धनेन्द्र साहू कह चुके हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कह चुके हैं कि आप बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा सकते। भूपेश बघेल का तो बयान वायरल हो गया कि बैलेट से चुनाव कराइए, आज से पहले तो होते थे, आज क्यों नहीं कराए जा रहे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है और कांग्रेस को अपार सफलता मिलती है, तब बैलेट का जिक्र क्यों नहीं होता। लेकिन जब सत्ता खिसक जाती है या सत्ता चली जाती है, तब बैलेट का जिक्र क्यों किया जाता है। ये वही कांग्रेस है जिसको विधानसभा चुनाव में 71 से ज्यादा सीटें मिली थी, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं मिली। उस समय किसी ईवीएम का जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद जब सत्ता खिसक गई तो उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे। और जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई बेईमानी नहीं है इस बात में, भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव में गांव-गांव जाके बहुत प्रचार किया है, हमने उनकी कई सभाएं अटेंड की है, कई जगह गांव में, उन बिहड़ गांव में गए हैं जहां संतोष पांडे नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं और जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे हैं और जिस तरह की चर्चा हो रही है, उसमें भूपेश बघेल को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की चर्चा होगी। और कुल मिलाकर दीपक, जो जिस तरीके से जब विधानसभा के बहुत सारे एग्जिट पोल थे और उन एग्जिट पोल में कई मीडिया कंपनियों के जो एग्जिट पोल थे, उस एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब परिणाम निकल कर आया तो परिणाम में यह दिखाई दिया कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना चुकी है। और ये आंकड़े कैसे निकल कर आ गए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के नेताओं को भी समझ में नहीं आया कि हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को था।
कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि साहब खेला हुआ है, ईवीएम में खेला हुआ है और ये खेला ही ये परिणाम ला सकता है, वरना बस्तर में हमारी पैठ थी, सरगुजा में हमारी पहुंच थी, वहां से ये परिणाम निकल कर नहीं आ सकते। लेकिन अगर ऐसा वहां था तो फिर लोकसभा में वही परिणाम क्यों आया? अगर विधानसभा में जिस मत को, जिन चीजों को ध्यान में रखकर लोगों ने वोटिंग की, लोकसभा में भी उन्हीं चीजों को लेकर ध्यान में वोटिंग किया, क्योंकि विधानसभा भी मोदी की गारंटी पे था और लोकसभा भी मोदी की गारंटी पे है। तो ये जो संकेत है, ये संकेत दोनों परिणामों को अगर देखा जाए तो करीब करीब वही निकल कर आ रहा है, एक के परिणाम, विधानसभा के परिणाम और लोकसभा के एग्जिट पोल। और छत्तीसगढ़ की भी स्थिति वही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तो वही परिणाम करीब करीब रिपीट होता नजर आ रहा है। अगर रिपीट ये हो रहा है तो कुलभूषण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमाम जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साहब संघ दबाव बनाएगा तो हमारा भविष्य फिर से संवर सकता है, संघ और संगठन का इस बार सरकार में बड़ा प्रभाव आएगा, मुझे लगता है कि पुराने नेता, वो नेता जो 10 साल से ज्यादा 10 साल या 10 साल से ज्यादा सत्ता सुख भोग चुके हैं, दिल्ली अब उनको मार्गदर्शक मंडल के तौर पर रखेगी, कुछ भूमिका दे सकती है। लेकिन इस बार की मोदी कैबिनेट में वो चेहरे आने वाले हैं जो नए चेहरे हैं, जो परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि एक पीढ़ी परिवर्तन इस कैबिनेट में दिखाई देगा। पीढ़ी परिवर्तन अब राज्य सरकारों में दिखाई देगा, पीढ़ी परिवर्तन अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस बात को मोदी और अमित शाह दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आप मानते हैं कि अब पुराने नेताओं के दिन लदते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बात सही कही कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन की तस्वीर हमने विधानसभा चुनाव में देखी। नए युवा नेताओं को जो है विधानसभा चुनाव में उतारा गया और ये कह भी सकते हैं कि पीछे की पंक्ति की सीट में जो विधायक बैठे हुए थे उन्हें मंच में लाके उनका सम्मान किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। अब कई ऐसे मोहन सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं जो युवा हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार होगा, गठन होगा, तो मध्य प्रदेश से कौन सांसद, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी तस्वीर बदली गई, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, राव उदय प्रताप सिंह हो, ऐसे तमाम वो बड़े नेता जिन्हें लोकसभा से हटा के विधानसभा चुनाव में लाया गया। लेकिन अब जातिगत समीकरण, क्योंकि एक जातिगत जो समीकरण साधने वाली बात आती है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा निवास करता, 52% मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग है। और कुछ ही दिन पहले, क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव हमने देखे थे तो उस समय हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, दोनों ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी पर दाव लगाती हुई नजर आ रही थी। और एक बार फिर से ओबीसी चेहरे को ही जो है मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो जातिगत समीकरण का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री किसे अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक जातिगत समीकरण की बात आती है, चाहे ओबीसी वर्ग हो, एसटी/एससी हो या आदिवासी हो, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें आदिवासी एक बहुमूल्य उनकी संख्या है। आदिवासी बेल्टों की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में झाबुआ हुआ, रतलाम हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, यहाँ पे सबसे अधिक आदिवासी है। और छिंदवाड़ा सीट का जो राजनीतिक समीकरण कहता है, क्योंकि 2019 में नकुलनाथ मात्र 38,000 वोटों से जीते थे, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 2019 के चुनाव में आदिवासी प्रत्याशी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। इसलिए एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार 2018 में थी और मात्र 38,000 वोटों से नकुलनाथ जीतते हुए नजर आए थे। अब 2024 की बात है, मोदी की गारंटी है और राज्य सरकार में नए चेहरों की चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जिन तीनों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो नए चेहरे निकल कर आए थे, उन नए चेहरों के जरिए बीजेपी ने एक संकेत दे दिया है और उन चेहरों पर कहीं ना कहीं एक शिकन भी थी कि हमें अगर मुख्यमंत्री बनाया है और अगर सीटें कम हो गई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन सीटें कम नहीं हुई हैं, परिणाम बीजेपी के बहुत अच्छे हैं। पुराने नेताओं के चेहरे जरूर मुरझाए हो सकते हैं, लेकिन नए नेताओं के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल 4 तारीख में परिणाम में बदलते हुए दिखाई देंगे। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सभी चीज ठीक नहीं होती है, लेकिन एक संकेत निकल कर आ गया कि सत्ता में, केंद्र की सत्ता में
करीब करीब फिर से बीजेपी वापस आने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलभूषण का, शुक्रिया करेंगे दीपक का, जो इस पूरे मामले पर हमसे चर्चा कर रहे थे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज।